बच्चों, वेलकम यू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल द्रोणा एकेडमी। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 1 ऑफ क्लास 10th केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो एज यू नो दैट बिफोर स्टार्टिंग एनी चैप्टर वी यूज टू डिफाइन दैट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है, हमें कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले ये समझ लेना चाहिए कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। आप हमेशा ये जानते हैं कि हमने जो भी नोट्स या जो भी पढ़ाई आप लोगों की करवाई है, हमेशा इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के करवाई है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पहला हेडिंग क्या है, केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। आप जानते हैं कि दो अलग अलग सब्सटेंसेस को लीजिए, उनमें क्या होता है रिएक्शन होता है। तो नया सब्सटेंस जो फॉर्म होता है उसका उसके पेरेंटल सब्सटेंसेस से प्रॉपर्टी क्या होती है, एकदम अलग होती है। सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब हमारा जो सेकेंड टर्म आता है वो रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। ठीक है, और जो सब्सटेंस नया फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ये सब आपने 9th में पढ़ रखा है कि ये सब क्या है, जो है केमिकल रिएक्शंस है। केमिकल रिएक्शन में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? पहली चीज़ तो स्टेट चेंज हो जाता है। ठीक है, दूसरा कलर चेंज हो जाता है, फिर टेम्परेचर चेंज होता है, इवेल्युएशन ऑफ गैस होता है। ठीक है, फिर वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। देखिए, वर्ड इक्वेशन मतलब जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उसको हम वर्ड्स में लिखें, जैसे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड। आप ये हमेशा याद रखिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लेफ्ट साइड पे जितने टर्म्स होते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं और राइट साइड पे जितने टर्म्स होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ लेफ्ट साइड पे कौन कौन सा है, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड। यानी जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है तो क्या फॉर्म होता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। अब ये जो मिल रहा है इसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट, और जो बन रहा है इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो ये वर्ड इक्वेशन हुआ। अब इसी को केमिकल इक्वेशन में अगर कहें तो जिंक का सिंबल क्या है, Zn है। आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट्स का सिंबल आपको बताया जा चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल क्या है, H2SO4। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्म क्या हुआ, ZnSO4 और H2। तो सेम प्रोसेस, एरो के लेफ्ट साइड पे जो है वो रिएक्टेंट और एरो के राइट साइड पे जो है वो प्रोडक्ट। क्लियर। अब हम लोग नीचे आते हैं केमिकल इक्वेशन पे। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन, मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें सिंबल्स, एलिमेंट्स, केमिकल फार्मूले, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है अपने फिजिकल और केमिकल स्टेट के साथ जो है लाई करते हैं। नेसेसरी कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर और कैटालिस्ट जो है वो क्या करते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। जैसे Mg और O2, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब एरो के लेफ्ट साइड पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो मिल रहे हैं ये क्या है, रिएक्टेंट है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बन रहा है ये क्या है, प्रोडक्ट है। अब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, ये बहुत ध्यान से देखिए। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि रिएक्टेंट में जो हमारे एटम्स हैं उनका नंबर कितना है। जैसे यहाँ पे आयरन और वाटर रिएक्शन किया तो ये क्या बना, जो है Fe3O4 बना और H2। अब यहाँ देखिए आयरन के कितने एटम्स हैं, 1, यहाँ पे कितने हैं, 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये तो आयरन तो बैलेंस हो गया। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, 2 2 4, लेकिन हाइड्रोजन में डिसबैलेंस हो गया, 2 2 4। तो यहाँ पे राइट साइड पे भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिएक्शन हमारा क्या बन जाएगा, 3Fe प्लस जो है 2H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस 2H2। यही होना चाहिए। देखिए नीचे, आप नीचे चलते हैं हम लोग। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। अब आयरन के कितने एलिमेंट्स हम लिखेंगे, प्रोडक्ट में कितने हैं। ठीक है, तो लास्ट में हमारा निकल के क्या आया कि 3Fe प्लस 4H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2। क्लियर। तो ये क्या है, बैलेंस हो गया। ठीक है, मतलब आप ये जाने रहिए कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जितने भी एटम्स हैं उनके नंबर्स दोनों साइड पे सेम हो जाएं तो वो क्या है, बैलेंस है। जब तक सेम नहीं है तो क्या है, डिसबैलेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जब दो अलग अलग सब्सटेंसेस
एकदम एक दूसरे में डिजॉल्व होके एक ही सब्सटेंस फॉर्म करें, इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कार्बन ऑक्सीजन मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है, दूसरा कोई प्रोडक्ट नहीं बना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला तो एक ही प्रोडक्ट बना, क्या, वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, ठीक है, स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट इज रेडिएटेड, मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट रेडिएट होती है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए ये मीथेन है और ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना और हीट रिलीज हुई। देखिए हीट और एनर्जी दोनों में रिलीज हुई ना, तो इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब रिलीज होना, इंडो मतलब जिस रिएक्शन को होने के लिए हीट की ज़रूरत हो वो क्या है, इंडोथर्मिक है, ठीक है। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब जब एक हैवियर एलिमेंट, एक हैवियर सब्सटेंस या कंपाउंड टूट कर दो अलग अलग लाइटर सब्सटेंसेस में या कंपाउंड्स में या आइटम्स में वो पार्टिसिपेट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे थर्मल डीकम्पोजिशन है, ठीक है। यहाँ पे जो है आयरन सल्फेट था, आप देखिए आयरन सल्फेट को हमने क्या किया, गर्म किया, ठीक है, हीट सप्लाई की तो ये फेरिक ऑक्साइड और इसमें चेंज हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हमने गर्म किया तो ये क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। अब यहाँ देखिए जो हीट सप्लाई है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कैटलिस्ट कहते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट का मतलब दोज एलिमेंट्स विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड कैटलिस्ट, ठीक है। अब यहाँ इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन हम आते हैं। डिकम्पोजिशन कैसे होता है, देखिए वाटर को इलेक्ट्रिक करंट में जो है पास कराए तो ये हाइड्रोजन और वाटर में स्प्लिट हो गया, यानी एनोड और कैथोड जो इलेक्ट्रिक वायर्स हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं उन पे दोनों पे अलग अलग ये जाके क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब सनलाइट के प्रेजेंस में जो डिकम्पोजिशन होता है उसे फोटोलिटिक कहते हैं। फोटो मतलब प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, आप इतना याद रखो, ठीक है। अब यहाँ देखो जो है सिल्वर क्लोराइड है, इसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखे तो सिल्वर और क्लोरीन दोनों क्या हो गया, अलग हो गया। AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड है, इसको क्या किए, Ag और Br दोनों में अलग लग दिए। अब इंडोथर्मिक देखिए, द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपको पहले ही बता चुके कि ऐसे रिएक्शन जिनको होने के लिए हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है उसे हम इंडोथर्मिक कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब दो अलग अलग जो कंपाउंड्स को हम रिएक्शन कराएं वो एक दूसरे की म्यूचुअल प्लेस को जगह ले लें, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे Fe और CuSO4 ये दो अलग अलग आप समझिए सब्सटेंसेस थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ Fe ने Cu की जगह ले ली तो ये FeSO4 बन गया और Cu अलग हो जाएगा, ठीक है। ये डिस्प्लेस कर दे रहा, उसको उसकी जगह से हटा दे रहा। आप समझिए क्लास में 3 बच्चे बैठे हैं, एक चौथा बच्चा आया, उनमें से किसी एक को हटा के उसकी जगह पे बैठ गया, तो दिस इज अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस मतलब अपनी जगह से हटा देना, ठीक है। जैसे यहाँ जिंक है, कॉपर सल्फेट से रिएक्शन किया तो जिंक सल्फेट बना और कॉपर, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब दो अलग अलग जब मेटा पार्टिकल से रिएक्शन करते हैं दोनों म्यूचुअली एक दूसरे की जगह ले लें। जैसे यहाँ NaSO4 देखिए है, ठीक है, यहाँ BaCl2 है। अब Na ने Ba की जगह को ले लिया तो क्या बन गया, NaCl2, ठीक, मतलब NaCl बन जाएगा और ये BaSO4 मतलब बेरियम सल्फेट अलग हो गया, ठीक है। अब यहाँ नीचे आते हैं, देखिए दोनों की जगह चेंज हो गई, ठीक है। अब प्रेसिपिटेट BaSO4 का फॉर्म होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन मतलब, ऑक्सीडेशन मतलब जो है यहाँ देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट, मतलब ऑक्सीजन ऐड हो किसी रिएक्टेंट में तो क्या है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ये होता है ऑक्सीडेशन में, ठीक है। और रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन जो है रिमूव होता है, यानी दोनों एक दूसरे के क्या है, सेम अपोजिट है। कोरोजन क्या होता है, जब मेटल को एक्सपोज करते हैं मॉइस्चर में तो एसिड और एयर फॉर्म होते हैं कुछ देर के लिए, ठीक है, और लेयर ऑफ हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। आप जानते हैं कि किसी भी जो है मेटल को अगर हम काफ़ी देर तक रख दें, ठीक है, तो वो क्या होता है, जो है धीरे धीरे उसमें जंग लग जाती है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट, कोरोजन, ठीक है। रेंसिडिटी क्या होता है, द ऑक्सीडेशन ऑफ
फैट्स एंड ऑयल व्हेन एक्सपोर्ट टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी, मतलब चीज़ें क्या हो जाती है, उस पर फंगस लग जाते हैं, सड़ना एक तरह से इसे हिंदी में आप समझिए, तो उसे रेंसिडिटी कहते हैं। इट लीड्स टू बैड स्मेल, वो गंध मारने लगता है, ठीक है, और उसका टेस्ट भी क्या होता है, बेकार हो जाता है। अब एंटीऑक्साइड्स अगर हम किसी चीज़ में मिलाए रहें तो वो जो है रेंसिडिटी नहीं होगा उसमें, ठीक है। और एयर टाइट कंटेनर्स में अगर उसको रखें, जैसे अचार को घर में रखते हैं, ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ एयर बाई नाइट्रोजन। आप देखते हो वो आप चिप्स वगैरह खरीदते हो, उसमें वो पूरा फूला हुआ रहता है, तो उसमें एक गैस भरी रहती है नाइट्रोजन, जिससे वो रेंसिडिटी उसमें नहीं होता, ठीक है। और रेफ्रिजरेशन, आप कोई भी चीज़ है उसको फ्रिज में रखते हो तो क्यों रखते हो, जिससे वो जो है सड़े नहीं, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी, ठीक है। बाकी कुछ ना समझ में आया हो तो आप कॉल करके या चाहे जैसे आप मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।